This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासर अथवा भृगुवासरः माघ शुद्ध चतुर्दशी दिनांक 26 फेब्रुवारी 2021 माधव निदान लघुकोष्टिका पूर्व शंखं चक्रं जलविहां चारुदोर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपतिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारं ओंकार क्रियते ओम शांति शांति शांति। ननु यदा पूर्वरूपविशेषं स्मृत्वा उत्पन्नव्याधेः विशेषावधारणं तदा पूर्वरूपवर्तमानव्याधिबोधकम्। तर्हि अयं नूतनः एव प्रश्नः उद्भावितः टीकाकारेण। पूर्वरूपं निश्चितरूपेण भावव्याधिबोधकमेव इति तस्य तेन कृतं पूर्वरूपस्य लक्षणं। तर्हि यदा पूर्वरूपविशेषं स्मृत्वा पूर्वरूपं पूर्वकाले मम जातम् इदानीं व्यक्तावस्था वर्तते रूपावस्था वर्तते व्याधेः किन्तु एतादृशं पूर्वरूपम् आसीन्न वा इति स्मृत्वा वर्तमानव्याधेः यदा ज्ञानं भवति तदा पूर्वरूपेण वर्तमानव्याधेः ज्ञानं भवति इति तत्र संशयः। तर्हि भाविव्याधिबोधकम् एव लिङ्गं पूर्वरूपम् इत्यस्य प्रत्यवायः विद्यते। इदं लक्षणम् अव्यापकं भवति। तर्हि एतस्य परिहारः कथं कर्तव्यः? तो पूर्वरूप विशेष का स्मरण करके अगर उत्पन्न व्याधि में ज्ञान होता है, वास्तविक में पूर्व रूप से भावी व्याधि का ज्ञान होता है, लेकिन अब व्याधि व्यक्त हो चुका है, रूपावस्था है, फिर भी पूर्व रूप के स्मरण के द्वारा व्याधि कौन सा है इसका अगर निश्चय होता है तो रूपावस्था में भी पूर्व रूप से ज्ञान हो गया, इस प्रकार हो जाएगा। तदा पूर्व रूपम भी वर्तमान व्याधिबोधकम यथोक्त व्यतिरिक्त प्रमेय रूप संदेह चरके चर का रेफरेंस दे दिया है। व्यतिरिक्त प्रमेय इसमें अगर संदेह है, हरिद्र वर्णम रुधिरंच मूत्रम विना प्रमेय से पूर्व रूप
अगर मूत्र हरिद्र वर्ण रक्त वर्ण इस प्रकार का है और प्रमेह के पूर्व रूप साथ में नहीं है, यो मूत्र तन्न वदेत प्रमेह रक्त से पित्त से ही सब प्रकोप, उसको प्रमेह नहीं कहना चाहिए, वो रक्त पित्त ही कहना चाहिए उसको। तो यहाँ रूपावस्था है वास्तविक में, लेकिन पहले पूर्व प्रमेह के पूर्व रूप हुए हैं या नहीं हुए हैं इसके ऊपर जिक्र है। और अगर पूर्व रूप नहीं हुए हैं प्रमेय के, वो रक्त पित्त है, प्रमेह नहीं है, इस प्रकार का इस सूत्र का अर्थ है। अत्र उच्यते किम व्याधि जन्मनः पूर्व रूपम गृहीतन्न वा, कि व्याधि जन्म होने से पहले पूर्व रूप का ग्रहण हुआ था, पूर्व रूप समझा था या नहीं समझा था। आद्य भावी व्याधि बोधकत्व में, जब उस समय में अगर पूर्व रूप का ग्रहण किया है, इसमें पूर्व रूप का ग्रहण किया है, इसमें रक्त पित्त के पूर्व रूप है या नहीं है ये देखनी चाहिए, तो पूर्व रूप का ग्रहण होगा। और दूसरे तरीके से प्रमेह के पूर्व रूपों का अभाव है, जिन इंद्रियों से जिस भाव पदार्थ को जाना जाता है उसी इंद्रिय से उसके अभाव को भी जाना जाता है, ये सिद्धांत है न्याय विशेष। तो प्रमेह के पूर्व रूप नहीं है ये भी उसमें पता लग जाएगा। इस प्रकार से अगर प्रमेह के पूर्व रूप उसके साथ में नहीं है, लेकिन हरिद्र वर्ण रुधिर इस प्रकार का है, तो उसको रक्तपित्त ही कहना है, वो प्रमेह नहीं है। आद्य आद्य भावी व्याधि बोधकत्व में, अगर उसी समय में उसको पकड़ लिया है कि रक्तपित्त के पूर्व रूप है, प्रमेह के नहीं है, तो वहीं पे निश्चय हो जाएगा कि ये आगे होने वाला व्याधि रक्तपित्त है, प्रमेह नहीं है, इस प्रकार। द्वितीय स्मरणोत्पत्तिरेव न स्यात् अनुभवाभावात्, अगर हमने अनुभव ही नहीं किया है, उसके बारे में सुना ही नहीं है, तो उसका स्मरण होने का कोई चांस ही नहीं है, कि क्योंकि अनुभव से ही स्मृति इस प्रकार से बनती है। अथ उच्यते पूर्वरूपम दंतादीनां मलाढ्यत्वादि रूपम स्वरूपेण अनुभूतमेव, किंतु प्रमेय पूर्व रूपतया न प्रतिभातम्। अब बात ऐसी है कि दंतादीनां मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादयोः वगैरह, ये जो पूर्व रूप है प्रमेय के, उसका अनुभव हुआ, लेकिन ये प्रमेह के पूर्व रूप है ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, तो उस समय हम निदान नहीं कर पाए कि ये प्रमेह है इस प्रकार से। अब व्यक्तावस्था आ गई, उसमें हरिद्र वर्ण मूत्र हो गया, और फिर संदेह निर्माण हुआ कि ये रक्तपित्त है या प्रमेय है, तो स्मरण हुआ, अरे ये तो दंतादीना मलाढ्य वगैरह लक्षण हुए थे, तो ये प्रमेय है, ये रक्तपित्त नहीं है, इस प्रकार से। स्वरूपेण अनुभूतमेव, किंतु प्रमेय पूर्व रूपतया न प्रतिभातो उत्पन्ने तु वादौ तत्स्मृतं प्रमेय विशेषण अवधारे। अब व्याधि जन्म होने के बाद ये प्रमेय व्याधि था पूर्व रूप के हिसाब से, इस प्रकार का ज्ञान हो गया। हाँ। एवं तरी पूर्व रूप स्मरण कारण न तो पूर्व रूप, अगर ऐसी चीज है तो पूर्व रूप का स्मरण कारण है, पूर्व रूप कहाँ कारण है? पूर्व रूप उस समय में था, उसी समय में उसको अगर समझा लिया जाता था कि ये प्रमेय के पूर्व रूप है, थे ये प्रमेय के बारे में निर्देश कर रहा है, ये वहीं पे ज्ञान हो जाता। उस समय ये पता नहीं चला कि ये प्रमेय के पूर्व रूप है, और फिर बाद में हरिद्र वर्ण रक्त मूत्र इस प्रकार का होने पर संदेह हुआ कि ये प्रमेय है या रक्तपित्त है, और पहले दंतादीना मलाढ्यत्व अगर लक्षण थे, तो फिर ये प्रमेय ही होगा, ये रक्तपित्त नहीं होगा। अगर प्रमेय के पूर्व रूप नहीं है और रक्तपित्त के पूर्व रूप है, तो ये रक्तपित्त ही है, प्रमेय नहीं है, इस प्रकार से उसमें व्यवच्छेद हो जाएगा। एवं तरी पूर्व रूप स्मरण कारण न तो पूर्व रूपम, तो ऐसी स्थिति है तो पूर्व रूप का स्मरण कारण है, पूर्व रूप कारण नहीं है। हमने क्या व्याख्या की कि भावी व्याधि बोधकम एवं लिंगम पूर्व रूपम, हमने स्मरण के बारे में बताया नहीं, तो उसमें अतिव्याप्ति इस प्रकार का दोष आने का संभव नहीं है। हाँ। एवं तरी हाँ रूपावस्थायाम तस्य व्यापकत्वात्, क्योंकि रूपावस्था में वो चला गया है,
स्मरणम न प्रमाणमिति चेत सत्यम। अभी कोई कहेगा कि स्मरण ये तो प्रमाण नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। किंतु पूर्वानुभव जनित संस्कारोपस्थित स्मरण सहकृतम पूर्व रूपम व्याधि विशेष बोधकम न तो केवल स्मरण। तो केवल स्मरण ये ज्ञान का कारण इस प्रकार का नहीं है। संस्कारोपस्थापित स्मरण सहकृतम चक्षु प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा जो बताई जाती है कि सोयम देवदत्ता सेयम शकुंतला वगैरह इस प्रकार से। तो चक्षुरिंद्रिय उसमें कारण है इस प्रकार से प्रत्यभिज्ञा के लिए। लेकिन वो सिर्फ चक्षुरिंद्रिय कारण है ऐसा नहीं। स्मरणों संस्कारोपस्थित स्मरण सहकृत संस्कार से उपस्थापित स्मरण से युक्त चक्षु प्रत्यभिज्ञा में कारण इस प्रकार का है। प्रत्यभिज्ञायाम प्रागवस्था विशिष्ट घटावबोधकम स्वयं घटा। ये प्रत्यभिज्ञा जो है प्रागवस्था विशिष्ट घटावबोधकम, पहले जो घट देखा था वही घट बाद में कुछ दिनों के बाद महीनों के बाद फिर से देखा और फिर पता चला सोयं घटा, वो ये घट है। सहा का मतलब जो पहले देखा हुआ था इस प्रकार का, और अभी का जो मतलब है वो अयम का मतलब है ये अभी जो मेरे सामने है वो। तो एक्चुअली ये दो ज्ञान भिन्न ही है, लेकिन इसमें एक रूपता पाई जाती है कि वही ये घट है इस प्रकार से। वही वो शकुंतला है जिसके साथ मैंने गांधर्व विवाह किया था और मैं उसको भूल गया, और अभी इस अंगूठी के जरिए मुझे वो स्मरण प्राप्त हो गया, और स्मरण से सेयम शकुंतला, जो शकुंतला वो थी ये वही शकुंतला है जिसको मैंने ठुकरा दिया था इस प्रकार से। तो केवल स्मरण कारण नहीं है, स्मरण के साथ इंद्रिय का होना आवश्यक है। और अगर ऐसी स्थिति है तो वो प्रमाण इस प्रकार का बन सकता है, क्योंकि इंद्रिय प्रमाण है लेकिन स्मरण सहकृत इंद्रिय यहाँ पे प्रमाण इस प्रकार का हो जाता है। सहा अयम, ये जो इसमें जो अंतर है उसके हिसाब से। एवं स्मरणवत आप्तोपदेशेति वाच्यम तस्य च लिंगपतेन विलासः। अभी कोई कहेगा कि आप्तोपदेश भी कारण है पूर्व से व्याधि का ज्ञान होने के लिए, व्याधि का ज्ञान होने के लिए इन्होंने ये दंतादीनां मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादयो हो ये सब आप्तोपदेश है, ये सब लिखा गया है। तो इसके जरिए ही हम विधान कर पाते हैं कि ये पूर्व रूप बताए गए हैं और इसलिए ये अमुक व्याधि है। तो वैसे आप्तोपदेश सभी ज्ञान के लिए कारण है नहीं, केवल पूर्व रूप के नहीं, रूप से ज्ञान होता है, दूसरे किसी निदान से ज्ञान होता है, सभी में आप्तोपदेश तो है ही इस प्रकार से। तस्य च लिंगपदेन विदासः। तो लिंग आप्तोपदेश लिंग है। तो भावी व्याधि बोधकम एव लिंगम, इससे आप्तोपदेश पर जो अतिव्याप्ति हो रही है उसका निरसन हो जाएगा। भावी पदेन रूपस्य, भावी व्याधि का ज्ञान करके देने वाला है इस शब्द से, भावी शब्द से, पद से। रूप भी वर्तमान काल का वर्तमान कालीन व्याधि का ज्ञान करवा देता है, उससे विदास इस प्रकार का हो जाता है। लिंग पद है न चक्षुरादे है, और लिंग इस पद से चक्षु वगैरह इनका भी विदास होता है। तस्य घट ज्ञान आदि साधारणत्वेन अलिंगत्वा। चक्षुरिंद्रिय तो काफी ज्ञान में कारण इस प्रकार का हो जाता है। घटदान में साधारणत्वेन अलिंगत्वा असाधारणम ही लिंगम बहुत। लिंग का मतलब क्या है कि जो असाधारण है, जो दूसरे किसी भाव में नहीं है और एक किसी खास भाव में है, तो उसको लिंग इस प्रकार से कहेंगे। एतच्च पूर्व रूपम अविद्यमानस्यापि व्याधिर्लिंगम भवत्येव यथा विशिष्ट मेघोदय वृष्टि मेघोदयो वृष्टि।
और ये पूर्व रूप अविद्यमान इस प्रकार के व्याधि का लक्षण होता है। अब कोई शंका उपस्थित करेगा कि व्याधि है ही नहीं, अभी तक निर्माण हुआ ही नहीं है, तो उसका ये ज्ञान का कारण कैसे हो सकता है, ज्ञान का साधन कैसे हो सकता है? तो विशिष्ट मेरे को ज्ञान करवा देता है। इति पूर्व रूपम, तो इस प्रकार से पूर्व रूप के बारे में बताया गया। प्रागरूप लक्षण प्रागरूपम इत्यादि येन जुर्मालस्यारुषादिना उत्पित्सु बुभुषु आमयः ज्वरादिर्लक्ष्यते ज्ञायते तत् प्रागरूपम भाविव्याधिबोधकलिंगम इत्यर्थः। तो जुर्मा इत्यादि से जो उत्पित्सु यानी कि बुभुषु, उद्बुभुषु, जो व्यक्त होने के लिए उत्सुक इस प्रकार का है, इस प्रकार का आमय रोग ज्वरादि लक्ष्यते ज्ञायते तत् प्रागरूपम भाविव्याधिबोधक लिंगम इत्यर्थः। किं भूतः आमयः दोष विशेषेण वातादिना अनधिष्ठितः अनासादितः। तो किस प्रकार का रोग जिसमें दोष विशेष वातादि जो है वो नहीं है, उससे अनधिष्ठित है। तर्हि वातादि दोषेण अनधिष्ठितस्य वादेः उत्पत्सिता उत्पित्सुता न एव न घटते कारणाभावः। तो ये नया आया इसमें टीका में अलग प्रांत आया कि वातादि दोष से अगर अधिष्ठित व्याधि नहीं है तो निर्माण होने वाला है, यही इसका ही समर्थन नहीं किया जा सकता कारणाभाव, क्योंकि वातादि दोष ज्वरादि का कारण है और कारण ही नहीं है तो कार्य कहाँ पे आएगा इस प्रकार से। नहीं वातादीन विहाय व्याधे प्रायेण अन्यथा संभवा संभाव्यते यथा ही तथा ही सर्वेषामेव रोगाणां निदान कुपितामलाः। तो वात आदि को छोड़कर व्याधे प्रायेण अन्यथा संभवा न संभाव्य, दूसरे किसी चीज से व्याधि का निर्माण होना ये संभव प्रायः होता नहीं, आगंतु में होता है, इसलिए प्रायः शब्द का प्रयोग किया। तस्मात् दोष विशेषेण अनधिष्ठितत्वम् उत्पित्सोः आमयस्य यदुच्यते तद् अव्यक्त रूप दोषापेक्षया अवगन्तव्यम्। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि दोष नहीं है, अधिष्ठित है लेकिन अव्यक्त है, अव्यक्त रूप दोषापेक्षया अवगन्तव्य, कि जो दोष विशेषण अधिष्ठित इस प्रकार का आमय, इस प्रकार का रोग कहा जाता है, वो अव्यक्त रूप दोषापेक्षया, उसमें अव्यक्त रूप इस प्रकार के दोष है, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए, क्योंकि दोषी नहीं होंगे तो व्याधि ही निर्माण नहीं होगा। तत्प्रागुसम उत्पित्सुनाम ज्वरादीनाम अल्पत्वाद अनासादित बलत्वाद अव्यक्त लिंगम अस्पष्ट लक्षण। तो उत्पित्सु जो उत्पन्न होने की आकांक्षा कर रहे उस प्रकार के ज्वरादि, वो अल्प होने के कारण अनासादित बलवत्वाद, उनमें उतना बल प्राप्त नहीं हुआ है। अव्यक्त लिंगम अस्पष्ट लक्षण, तो इसके लिए व्यक्त लिंग जो है उसके तो अव्यक्त है, अस्पष्ट इस प्रकार के हैं। यथा यथा येन यस्य व्याधेः ज्वराद्यन्यतमस्य आत्मीयम आत्मीयात्मीयम अवगंतव्यम। जिस व्याधि का ज्वरादि वगैरह जो है उसका जो आत्मीय आत्मीय, उसका जो खुद का लक्षण होगा वो उसमें दिखेगा। तच्च प्रागरूपम द्विविधम सामान्यम विशिष्ट, ये प्रागरूप दो प्रकार का है, सामान्य और विशिष्ट। येन दोष दुष्टा धातु सम्मूर्छनावस्था जनितेन भावी ज्वरादि व्याधि मात्रम प्रतीयते न तो वातादि जनितत्वादि विशेषः तत् सामान्य। तो जिससे दोष दुष्ट समूर्छनावस्था जनितेन, उससे उत्पन्न होने वाले व्याधि भावी ज्वरादि व्याधि मात्रम प्रतीयते, ज्वर वगैरह व्याधि उत्पन्न हो रहे हैं इतना ही ज्ञान होता है, न तो वातादि जनित जनितत्वादि विशेष, वातादि जनितत्व विशेष उसमें नहीं है। तत्सामान्यम पूर्वरूपम यथा ज्वर से श्रवणोतिर्विवरणत्वम इत्यादि।
येन भावी व्याध्यारंभक दोष चिन्ह प्रकृत मात्रं प्रतीयते तत् विशिष्टं यथा जुर्मत् यथं समेणात् पित्तान्नयनयोदाः कपान्नानाभिनन्दनम् कपान्नानाभिनन्दनम् उस जिसमें भावी व्याधि आरंभ का दोष चिन्ह प्रदेश मात्र दोषों के लक्षण का एक अंश उसमें दिखता है प्रतीयते तद विशिष्टम यथा जुर्मात् यथा समेणात् पित्तान्नयनयोदाः कफान्नानाभिनन्दनम् कफात् न अन्नाभिनन्दनम् इस प्रकार से अत्र तु विशिष्टे प्राग्रूपे जृम्भादि रूपम दृष्ट्वा रूपत्वमेव न वक्तव्यम व्याध्यारंभिक दोषमात्र सूक्ष्म चिन्ह रूपत्वात् तो विशिष्ट पूर्व रूप अगर दिखाई देता है जृम्भादि रूपम दृष्ट्वा ये रूप ही है ऐसा मत कहे तो वो दो व्याध्यारंभिक दोष मात्र सूक्ष्म चिन्ह रूपत्वात् व्याध्यारंभिक जो दोष है उनको सिर्फ सूक्ष्म रूप से वो दिखाने वाले इस प्रकार से है वास्तविक व्याधि के रूप है इस प्रकार के नहीं है अत्र तो विशिष्ट प्रागरूपे हाँ ठीक है तथा ही तृणादिचये प्रतिते अग्निकणे सूक्ष्मत्वान् धूममात्र व्यक्तिं ज्ञात्वा करवस्त्रादि ताडन प्रतीकारैः तदुपशमः कर्तुं शक्यते न तु प्रज्वलिते वह्नौ तथा भविष्यत् रोगारंभक दोष लक्षण एकमात्रं व्यक्तं विशिष्टं प्रागरूपं ज्ञात्वा भापि व्याधेः उपशमः कर्तुं प्रार्यते तो अभी तृण का संचय है तृणादिचये पतिते अग्निकणे एक छोटा अग्निकण उसमें गिर गया सूक्ष्मत्वा धूममात्र व्यक्ति ज्ञात्वा और वो बहुत ही छोटा है इसलिए थोड़ा दूर उसमें से निकल आ रहा है कर वस्त्रादि ताड़न प्रतिकार कर वस्त्र ताड़न उसके द्वारा ताड़न से उसका प्रतिकार किया जाता है तो उपशमः कर्तुम शक्य थे उसका उपशम करना शक्य होता है न तो प्रज्वलिते बंधौ लेकिन एक बार वो आग सभी जगह फैल गई तो ये काफी मुश्किल हो जाता है तथा भविष्य रोगारंभक दोष लक्षण एक मात्र व्यक्तम विशिष्टम प्रागरूपम ज्ञापा भविष्य में जो उत्पन्न होने वाला रोग है उसका केवल एक लक्षण देखकर विशिष्टम प्रागरूपम ज्ञापा भावी व्याधि उपशमः कर्तुम पार्यते जो भावी व्याधि निर्माण होने वाला है उसका उपशम करना पॉसिबल इस प्रकार का है अतस्तु पूर्व रूप रूपयोः भेद और इसलिए पूर्व रूप और रूप इसमें भेद ही है अंतर ही है तद्वयमपि क्वचित शरीरम दृश्यते क्वचित मानसः तत्र शारीरम यथा ज्वरस्य आलस्य वैरस्य गात्रगौरव शास्त्राकुलेक्षणम् इत्यादिकं मानस यथा अर्थिहितोपदेशेषु अक्षांति इत्यादि तो ये कभी शरीर में उसके लक्षण दिखते हैं पूर्व रूप के कभी मानस में दिखते हैं मन में दिखते हैं ज्वरस्य आलस्य ज्वरस्य आलस्य या आलस्य या मने जलस्य आलस्य नहीं होना ज्वरस्य आस्य वैरस्य वगैरह गात्र गौरव शास्त्राकुलेक्षण ये शरीर लक्षण होगा मानसम यथा अर्थ हितोपदेशेषु अक्षांति अरत्य और हितोपदेशेषु अक्षांति ये मानस इस प्रकार का है तो शरीर में होता है या मन में इस प्रकार से होता है तो इसको भली भांति समझना चाहिए तो यहाँ पे पूर्व रूप का सिलसिला खत्म हुआ और वैसे देखा जाए तो पूर्व रूप का एक अहम महत्व है कि आगे निर्माण होने वाला व्याधि अगर हमें पहले से ही पता हो जाए तो उसके प्रतिकार के बारे में हम सोच सकते हैं अभी ये दोषों के स्तर पर है व्याधि अभी तक निर्माण नहीं हुआ है तो यहाँ उसका प्रतिकार ज्यादा सुलभ है और अच्छे तरीके से कर सकते हैं एक बार व्याधि रूप में परिवर्तित हो गया और फिर बढ़ गया काफी
तो उसका प्रतिकार बहुत मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है, और फिर उसके ऊपर काबू पाने में काफी दिक्कतें आती है। तो बेहतर ऑप्शन है कि व्याधि की पूर्व रूपावस्था में ही उसको जीता जाए, वहीं पे उसको कंट्रोल करे। तदेव व्यक्तता ज्ञातम रूपम इत्यभिधीयते संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति। वही जो पूर्व रूप व्यक्त हो जाता है तो उसको रूप कहते हैं। संस्थान, व्यंजन, लिंगम, लक्षण, चिन्ह, आकृति, ये सभी उसके पर्याय, रूप के पर्याय इस प्रकार के हैं। यद्यपि पूर्वरूपानन्तरं संप्राप्तिर्भवति तथापि व्याधिस्वरूपज्ञानार्थं रूपमाह तदेव इत्यादि। ये एक अहम पंक्ति है, और जिसके बारे में ज्यादा बहस की नहीं जाती, किंतु व्याधि जन्म संप्राप्ति ये एक मत बहुत प्रचलन में था, और मेरे भी ध्यान में ये नहीं आ रहा था कि इसको इतना महत्व क्यों है कि केवल व्याधि जन्म यानी कि संप्राप्ति। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पिता निर्वृतिरामयस्यासु, ये तो एलेबोरेट व्याख्या है ही, और वही वाग्भट ने लिखी है और वही माधव वेदांतार ने ले ली है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी व्याधि जन्म संप्राप्ति ही ये एक व्याख्या प्रचलन में थी, और वो उसका भी काफी महत्व था। तो इनका जो सीक्वेंस है, हाँ, इस स्थान संशय तक, संचयन च प्रकोपं च प्रसरम स्थान संशय, ये सब दोष व्यापार इस प्रकार का है। स्थान संश्रय में कौन सा व्याधि निर्माण होने वाला है, किस दोष से निर्माण होने वाला है, ये पता चलता है। ये यद्यपि दोषों के लक्षण है, तथापि उसका नाता रोग से जोड़ा जाता है। तो ये विशिष्ट रोग निर्माण होने वाला है, इसका ज्ञान इस पूर्व रूपावस्था में हो जाता है। अब रही बात व्याधि जन्म कब होता है, तो इनका कहना है कि पूर्व रूपावस्था के बाद व्याधि जन्म होता है, और फिर रूप निर्माण होते हैं। अभी एक क्रम रखने के लिए तदेव व्यक्तता या तो रूपम इत्यभिधीयते, वही पूर्व रूप जब व्यक्त हो जाता है तो उसको रूप कहते हैं। तो इसने व्याधि को बीच में बाईपास किया है। ये अगर उसमें व्याधि को डाल देते कि पूर्व रूपानंतर व्याधि जन्म होती तथोनंतरम तदेव पूर्व रूपम व्यक्तता ज्ञातम रूपम इत्याभिधीयते, तो इसको पुष्टि मिल जाती, लेकिन मूल ग्रंथों में इस प्रकार का निर्देश नहीं है। फिर भी संप्राप्ति एक व्याधि ज्ञान का उपाय है, और केवल व्याधि जन्म हुआ इसलिए व्याधि का ज्ञान हो गया, ये अच्छी तरीके से जज नहीं होता। कि किसी वस्तु का ज्ञान होता क्यों होता है, क्योंकि वो निर्माण हुए हैं इसलिए उसका ज्ञान होता है। उत्पत्ति होना ये सिर्फ कारण है क्या? उस हिसाब से यथा दुष्टेन दोषेण यथा काम विसर्गता निवृत्ति राम, ये जो व्याख्या है ज्यादा अच्छी लगती है कि किस प्रकार से दोष का प्रकोप हुआ, दृष्टि हुई, किस प्रकार उसका प्रचार प्रसार हुआ, और किस प्रकार उसने व्याधि की निर्मित की, ये सभी भाव संप्राप्ति में आवश्यक इस प्रकार के। और वैसे देखा जाए तो हर रोग की जो संप्राप्ति बताई गई है, जो शास्त्र वगैरह वगैरह, मला सत्र, क्या अर्षम दोष प्रकोप हेतुस्तु प्राकृतस्तेन साधिते आगनो बलेते निश्चिते पुनश्चापि विवाहिता वगैरह। बलास्तत्र स्वैस्वै दुष्टा प्रदूषणे आमाशयं प्रविश्याम मम विदाय च श्रोतांसि स्थानर्थं जलस्थिज्वलनं बहिः सह तेनाभिसर्पन्तस्तपन्तः सकलं वपुः
कुर्वन्तो गात्रम अत्युष्टम ज्वरम निर्वर्तयन्ते, ये जो संप्राप्ति का हिस्सा बताया गया है, इसमें है तो सभी दोष का व्यापार, लेकिन इसमें काफी घटनाएं होती रहती है और वो सभी घटनाएं व्याधि निर्मित के लिए आवश्यक है। इन घटनाओं के बिना रोग का निर्माण इस प्रकार का नहीं होता। तो यद्यपि व्याधि जन्म है, फिर भी इसमें बहुत सारी घटनाएं कारण है और उनके बगैर ये विशिष्ट संप्राप्ति, विशिष्ट रोग की संप्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए इन सभी का जिक्र इसमें होना चाहिए, लेकिन इन सभी को दोष व्यापार में अगर पकड़ेंगे और दोष व्यापार व्यापार व्याधि का कारण ऐसा कहेंगे, तो निदान में समाविष्ट हो जाएगा दोष व्यापार। और यथा दुष्टेन दोषेण, ये अगर संप्राप्ति की व्याख्या पकड़ते हैं तो दोष व्यापार जो है वो संप्राप्ति में गिना जाता है। वैसे देखा जाए तो दोष व्यापार कारण है व्याधि का, इसमें कोई संदेह नहीं। वो एक कारण रूप से ले लेंगे या संप्राप्ति के रूप में ले लेंगे, इतना ही फर्क है। लेकिन दोष व्यापार अगर कारण में हमने ले लिया और संप्राप्ति को सिर्फ व्याधि जन्म कहा, तो उसके हिसाब से सेते कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, ये निदान की व्याख्या करनी पड़ी। नहीं तो व्याधि जनकम कारणम निदानम, इतना व्याध्युत्पत्ति हेतु निदानम इतना सफिशिएंट था, इसके लिए और करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, दोष व्यापार को अगर हम संप्राप्ति में लेना चाहते हैं तो मुसीबत आ जाते हैं कि संप्राप्ति को भी निदान कहे इस प्रकार से। इसलिए उन्होंने सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक है तो निदान इस प्रकार की वहां पे व्याख्या की कि ये लक्षण संप्राप्ति पर अतिव्याप्त न हो जाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो केवल वैधि जन्म संप्राप्ति ये क्या चीज है। कोलटकर सर बता करते थे कि राम जन्म लाग सके राम जन्म ला, इस प्रकार से व्याधि जन्म लाग सके व्याधि जन्म, व्याधि का जन्म हुआ व्याधि का जन्म हुआ, इस प्रकार से कोई विशेष घटना हुई है। तो इसको इतना महत्व क्यों है? तो ये सत्कार्यवाद और आरंभवाद, इनके जरिए इसको इतना महत्व है। जब तक पूर्व रूपावस्था है तब तक सत्कार्यवाद है, दोषों से जनित लक्षण है। लेकिन बीच में जब व्याधि निर्माण होता है और व्याधि के कार्य स्वरूप में लक्षण निर्माण होते हैं, तो ये कुछ अलग ही बनता है। दोषों से बना हुआ है लेकिन व्याधि एक अलग एंटिटी बन गई, और फिर वहां से व्याधिकार शुरू हो गया, उसके प्रकार है, उसकी अवस्थाएं हैं, उसके साध्य साध्यत्व है वगैरह वगैरह, सब दोषों से अलग ये माहौल है। तो इसलिए इनके ऊपर जिक्र करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और सिर्फ व्याधि का जन्म हुआ है इसलिए व्याधि का ज्ञान होता है, ये भी एक अहम मुद्दा, क्योंकि व्याधि का जन्म होना यही विशिष्ट बात है, विशेष बात है। अभी भी अगर संदेह है किसी व्याधि के बारे में, बायोप्सी हो गई और पक्का हो गया कि कैंसर ही है इस प्रकार से, तो हमने कंफर्मेटरी टेस्ट करवाई कि ये बायोप्सी करके सिद्ध किया कि ये इस प्रकार का रोग है। वो सिद्ध करने पर काफी चीजें बदल जाती है कि हाँ अभी क्या करना है, क्या सर्जरी करनी है, केमोथेरेपी करनी है, रेडिएशन करना है वगैरह। अगर बिनाइन है तो ये सब झमेला नहीं होता, कैसे करेंगे क्या करेंगे, उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन अगर कैंसर निदान निश्चित हो गई तो झट से आगे वाली जो भी क्रियाएं करनी है उसका आरंभ हो जाता है। तो व्याधि जन्म हुआ यही महत्व, ये विशिष्ट व्याधि है, उसको विशिष्ट नाम है, ये अगर हम पता करते हैं तो उसका एक अहम महत्व इस प्रकार का रहेगा।
और इसलिए यद्यपि पूर्वरूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति नाम व्याधिजन्म, पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है यानी कि व्याधि जन्म होता है, तथापि व्याधि स्वरूप ज्ञानार्थम रूपमा, तो भी व्याधि के स्वरूप के ज्ञान के लिए रूप बता देते हैं, तदेव इत्यादि। तो एक्चुअली अगर व्याधि जन्म संप्राप्ति है तो भी, और यथा दुष्टेन दोषेण यथा चान्य विसर्गता, इस व्याख्या से भी अगर व्याधि जन्म जुड़ा है या संप्राप्ति जुड़ी है, तो भी व्याधि जन्म होना एक विशेष इस प्रकार की चीज है, विशेष बात है। तो उसका कॉग्निजेंस लेना ही है, नहीं तो आयुर्वेद बहुत आसान हो जाता था। और सिर्फ दोष को समझो, दोष की चिकित्सा करो, बस, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने सारे व्याधि वगैरह के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्थिति होती। लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं है। व्याधि के पूर्व रूप में संप्राप्ति की शुरुआत कह सकते हैं क्या? होती ही है एक्चुअली। अगर यथादुष्टेन दोषेण ये संप्राप्ति की व्याख्या पकड़ लेते हैं, तो पूर्व रूप में, क्योंकि जो दोष से निर्मित है, संप्राप्ति की शुरुआत हो गई है, ऐसा है। ये एक ट्रांजिएंट फेज है, पूर्व रूपावस्था और रूपावस्था। पूर्व रूपावस्था तक दोषाधिकार है, लेकिन व्याधि की शुरुआत होने वाली है। रूपावस्था में व्याधि ही है, अभी दोषाधिकार खत्म हो गया, व्याधिधिकार शुरू हुआ है। और आगे जो चिकित्सा करनी है वो व्याधि की चिकित्सा करनी है, दोष की चिकित्सा नहीं करनी। उस व्याधि से संबद्ध दोष हो सकता है, वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है वगैरह, तो फिर वहां दोनों की चिकित्सा करनी पड़ती है, वातज ज्वर की चिकित्सा, पित्तज ज्वर की चिकित्सा करनी पड़ती है। लेकिन बेसिकली सिर्फ वात की चिकित्सा करने से वातज ज्वर नहीं जाएगा, उसके लिए वातज ज्वर की ही चिकित्सा करना जरूरी इस प्रकार का है। तो एक बार व्याधि आरंभ हो गया, व्याधि निर्माण हो गया, तो सभी संदर्भ बदल जाते हैं, और यही सिलसिला आज भी दिखता है। कैंसर का एक बार निदान हो गया, पैरालिसिस का निदान हो गया, और दूसरे किसी चीज का निदान हो गया, तो सभी जो बातें हैं वो उस निदान की तरफ मुड़ती है, उस निदान के लिए क्या चिकित्सा करनी है ये शुरू हो जाता है। और फिर ओनली दोष जो है, सिर्फ दोषों का सिलसिला अब नहीं चलता, दोषों के जरिए जो व्याधि निर्माण हुआ है उसके बारे में अभी सोचना है, सिर्फ दोषों के बारे में सोचकर कुछ नहीं होगा। तो पूर्व रूपावस्था तक ये होना है, लेकिन विशिष्ट पूर्व रूप वगैरह इस प्रकार के हैं तो भी ज्वर का अधिष्ठान ले सकते हैं। जो आमाशयस्थ हत्वाग्निं सामो मार्गान् पिधायत् विदधाति दोषस्तस्मात् पूर्वित लंघनम् प्रागरूपेषु ज्वरादौ, ज्वर की पूर्व रूपावस्था में हो या ज्वर की शुरू की अवस्था हो, इन दोनों में लंघन करना चाहिए, बलम यत्नेन पालयेत्। तो ये क्यों है यहाँ? लंघन दोष की भी चिकित्सा है और ज्वर की भी चिकित्सा। दोष साम है तो उसके पाचन के लिए लंघन की आवश्यकता है, और ज्वर साम है तो उसके पाचन के लिए भी लंघन की आवश्यकता है। तो ये चिकित्सा दोनों के लिए उपयुक्त है, दोष के लिए भी उपयुक्त है और व्याधि के लिए भी उपयुक्त है, इस प्रकार। अब व्याधि की सामावस्था होती है तो इसमें साम दोष प्राधान्य से रहते हैं, और लंघन इन साम दोषों की चिकित्सा होती है। लंघन क्षयन नीते दोषे, ये क्यों आया? हाँ, कि साम दोष का पाचन होकर निराम दोष, और निराम दोष का पाचन होकर दोषों की साम्यावस्था, ये जब प्रस्थापित हो जाती है तो स्वास्थ्य जाए थे, ये सभी भाव उस समय में निर्माण इस प्रकार के होते हैं। तो पूर्व रूपावस्था में भी व्याधि की चिकित्सा होती है, रोग के आरंभ की अवस्था में भी व्याधि की चिकित्सा होती है, और उसका संबंध दोषों से हो सकता है।
षटक्रियाकालमधील स्थान संश्रय या अवस्थेत पूर्वरूप दिसते असे म्हणता येईल का? उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया ही है. स्थान संश्रय में क्रोधा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति लिंगम पूर्वोपम तदुच्यते. तो स्थान संश्रय ना क्रोधा, इसमें स्पष्ट रूप से स्थान संश्रय करने वाले दोष पूर्व अवस्था निर्माण करते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है. अभी जो फिलहाल स्थिति है, हाँ, कि हम कैसे इन सभी बातों को समझे. एक अहम मुद्दा है कि निज रोगों के बारे में दोष उसके कारण है और व्याधि उसका कार्य इस प्रकार का है. निज रोग का कार्य है. अब इस अवस्था में दोष और व्याधि को कैसे समझे और दोष की चिकित्सा कहाँ तक करे, व्याधि की चिकित्सा कहाँ आरंभ करे, दोनों की चिकित्सा एक हो सकती है, नहीं हो सकती है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के मुद्दे होते हैं. हेतू सेवनापासून ते व्याधी व्यक्त होईपर्यंतच्या घटनाक्रम म्हणजे संप्राप्ती की यापेक्षा वेगळे काही संप्राप्तीच्या व्याख्येत अपेक्षित आहे. यही है हेतु सेवन से लेकर रूप व्यक्त होने तक, यही संप्राप्ति है. यथा दृष्टि न दृष्टि यथा चाल. लेकिन एक दूसरा जो मत प्रचलन में है कि केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति, ये जो हेतु सेवन से लेकर दोष प्रकोप, उनका प्रसर वगैरह और फिर पूर्व रूप निर्माण करना, ये व्याधि के पूर्व होने वाले हुए, ये दोषों से संबद्ध है और व्याधि जन्म ही सिर्फ संप्राप्ति है, ऐसा एक मत बहुत प्रचलन में है, स्ट्रांग है. और तो मुझे ये पता नहीं लग रहा था कि केवल व्याधि जन्म होता है यही संप्राप्ति है, इस मत को इतना महत्व क्यों है, इस प्रकार से देखा जाए. लेकिन व्याधि जन्म होना एक खास बात है, एक विशेष बात इस प्रकार की है. और ये मैंने अभी कैंसर वगैरह इस प्रकार का निदान हो गया तो ये विशेष है बात कि व्याधि कैंसर हुआ है इस प्रकार से. तो आगे की प्रतिक्रियाएं जो है वो सभी बदल जाती हैं कि उसके बारे में कैसे सोचना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह इस प्रकार से. तो ये मत इतना प्रचलन में क्यों है? चरक सूत्रस्थान स्वाध्याय जो है, इसमें सिर्फ व्याधियों की संख्या संप्राप्ति बताई. अष्टोज्वरा, पंचकासा, पंचब्रह्मा, पंचमांडुरोगा वगैरह. अब चरक जैसा ग्रंथकार, अग्निवेश जैसा ग्रंथकार केवल संख्या संप्राप्ति बताने के लिए एक अध्याय लिखता है. ये अजीब है. वैसे देखा जाए तो जब निदान शुरू होता है ज्वर रक्त पित्त कास वगैरह, उसमें तो आता ही है ना, अष्टो ज्वरा, पंचकासा, पंच पांडुरोगा वगैरह इस प्रकार से. तो इस सेपरेटली एक अध्याय उसके लिए खर्च करने की क्या जरूरत है, जबकि हम शब्द बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, कम से कम शब्दों में लिखा जाए इस प्रकार से जैसे करते हैं. तो केवल संख्या संप्राप्ति बचाने के लिए ये अध्याय क्यों लिखा? तो उसका उत्तर ये है कि केवल संख्या संप्राप्ति, केवल रोग, ये भी अहम मुद्दा है. रोग निर्माण होना ये भी अहम मुद्दा है. अगर हमारा डायग्नोसिस क्लास 6 के ऊपर निर्भर है कि ये ज्वर है, रक्तपित्त है, कास है, इस प्रकार से, तो एक बार ये निश्चय हो गया तो हमें सभी जानकारी ग्रंथों में से हो जाएगी और फिर उसके आधार पर वो किसी न किसी प्रकार में होगा, उससे अलग इस प्रकार से नहीं होगा. तो हमारा काम थोड़ा आसान इस प्रकार का होगा. अनुक्त व्याधि में ये काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि वहां हमारे साथ आप्तवचन नहीं है.
कि किस प्रकार की संपत्ति हुई, किस प्रकार से व्याधि का जन्म हुआ, किस प्रकार से उसके लक्षण अभिव्यक्त हुए, किस प्रकार की उसकी अवस्थाएं हैं, क्या चिकित्सा क्रम है, क्या चिकित्सा सूत्र है, किन किन अवस्थाओं में क्या क्या चिकित्सा करनी है, किन किन लक्षणों के साथ किस प्रकार की चिकित्सा करनी है, ये तो हमारे सामने है ही नहीं। जो मूल ग्रंथों में बाकी सभी रोगों के बारे में दिया है। तो व्याधि जन्म हो गया, कैंसर व्याधि हो गया, अब ये सारे सवाल हमारे सामने आ गए। अगर हम ग्रंथोक्त रोगों को मानते हैं कि ये अर्बुद है, मांसार्बुद है, रक्तार्बुद है, तो भी दिक्कत वाली बात है कि उसके बारे में आगे कुछ बहस की नहीं है। तो प्रत्येक संप्राप्ति है व्याधि जन्म संप्राप्ति से बनता येईल का? समझा नहीं। सभी जो संप्राप्तियां हैं वो व्याधि जन्म को ही करने वाली है, उसमें संदेह नहीं है। उसमें सिर्फ दोष व्यापार को लेना है, नहीं लेना है, यह हम मुद्दा है। कुछ लोगों का कहना है कि दोष व्यापार को कारण में ले लो और केवल व्याधि जन्म को संप्राप्ति समझो। व्याधि जन्म होना यही एक खास बात है, और फिर उसमें ये सभी नियम जो है व्याधि के बारे में वो लग जाते हैं। तो पूर्व रूप के बाद व्याधि का जन्म होता है, और फिर व्याधि के कार्य स्वरूप में लक्षण व्यक्त होते हैं। हाँ, तो पहले इसमें बीच में संप्राप्ति को बताना चाहिए। वैसे भी संप्राप्ति की दूसरी व्याख्या जो यथा दृष्टेन्द्र दोषेण यथा चांद्र सत्यता, ये बीच में आनी चाहिए थी, और फिर संप्राप्ति रूप के बारे में निर्देश होना चाहिए। लेकिन संप्राप्ति को गौणत्व दिया गया। निदान पूर्व रूपाणी रूपाणी व्याधि ज्ञानोपा संप्राप्तिश्च उपशयश्च संप्राप्तिश्चेत् उपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेत्। तो उपशय और संप्राप्ति को गौण भाव प्राप्त हुआ, निदान पूर्व रूप और रूप इसको मुख्य भाव प्राप्त हुआ, और इसलिए पूर्व रूप के बाद तुरंत रूप बताया, उपशय उसके बाद में बताया, और संप्राप्ति उसी के बाद उसके बाद में बताया। दोष व्यापारांना खेरीज व्याधि जन्म कसा हुई नहीं सुना। निज व्याधि के लिए नहीं होगा, आगंतु व्याधि वैसे भी उत्पन्न होता। तो दोष व्यापार आवश्यक है, इसमें संदेह ही नहीं है। उसको संप्राप्ति में पकड़े या निदान में पकड़े, ये अहम मुद्दा है। दोष व्यापार को हम अभी संप्राप्ति में पकड़ रहे हैं बागवट के व्याख्या के अनुसार यथा दृष्टि में दोष में। लेकिन जो लोग केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति मानते हैं, उनके हिसाब से दोष व्यापार निदान में पड़ जाएगा, वो निदान हो जाएगा व्याधि का, क्योंकि वो व्याधि का कारण है। और संप्राप्ति केवल व्याधि जन्म इतनी ही रहेगी। तो केवल व्याधि जन्म होता है, इसलिए उससे व्याधि का ज्ञान होता है। इस मत का इतना महत्व क्यों है, ये मुद्दा रहता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि विशिष्ट व्याधि का जन्म हुआ है, ये एक अहम मुद्दा है। और खास करके टीबी है, कैंसर है वगैरह, इस प्रकार के निदान जब हो जाते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उसके लिए क्या क्या करना है ये सोचना पड़ता है। अनुक्त व्याधीमध्ये जे आपल्या ग्रंथात सांगितले नाही आहे अशा व्याधींच्या चिकित्सा दोषदूष्यनुसार करावी की प्लस प्लीज करावी का एक्सप्लेन। वैसे देखा जाए तो दोषों का ही परिणत रूप व्याधि है। साम्यावस्था में दोष अगर रहेंगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा,
बिगड़ जाएंगे तो दोष कुछ लक्षण निर्माण कर सकते हैं। संसर्ग से वापस आते। अब स्थिति ये है कि इसके भी आगे दोष निकल जाएंगे और व्याधि को निर्माण करेंगे, तो ये अलग इस प्रकार का माहौल होगा। और उसमें व्याधि की चिकित्सा करना जरूरी है। सिर्फ दोष चिकित्सा से वहां नहीं होगा। निदान सेवनामुळेच दोष व्यापाराची सुरुवात होऊन त्यामुळे पुढे व्याधी जन्म होईल। त्यामुळे दोष व्यापार ही निदानात घेण्यामागे काय कारण असावे? म्हणजेच ते वेगळेच असावे। तुम ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। मैं बार बार जिक्र करता आ रहा हूं, दोष व्यापार कारण है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन दोष व्यापार हम संप्राप्ति में गिने या निदान में गिने, इतना ही संबंध है। जो लोग केवल व्याधि जन्म को संप्राप्ति मानते हैं, उनके हिसाब से दोष व्यापार निदान में समाविष्ट होता है, कारण बन जाता है। जो लोग उसको संप्राप्ति में लेते हैं, वो उसको छोड़कर बाकी निदान को पकड़ लेते हैं, बाकी कारणों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये संप्राप्ति नहीं आने वाला है। रही बात केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति, ये जो बताते हैं केवल व्याधि जन्म हुआ और इसलिए संप्राप्ति से व्याधि का ज्ञान हो गया, ये कहने का तात्पर्य अर्थ क्या है? इतना महत्व संप्राप्ति को क्यों है? केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति के हैसियत से ये सोचना चाहिए। और वही मैं बता रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल संप्राप्ति, केवल व्याधि जन्म, ये भी एक अहम मुद्दा है। दोषो व्यापार से आरंभ करके विशिष्ट व्याधि का पूर्वरूप उत्पन्न होता है। अब ये विशिष्ट व्याधि उत्पन्न होने वाला है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तो ये घटना ही कि विशिष्ट व्याधि निर्माण हो रहा है, यही महत्वपूर्ण है। निदान में समावेश करने या संप्राप्ति में समावेश करने चिकित्सा में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता है। मूल मुद्दा जो है वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति ये मत प्रचलन में है और उतना ही स्ट्रांग है कि जिसके लिए निदान की दो प्रकार की व्याख्या, व्यापक प्रत्येक निदानम, इस व्याख्या को सफिशिएंट नहीं माना गया और सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, इस प्रकार की व्याख्या करनी पड़ी, क्योंकि ये लक्षण दोषित कर्तव्यता पर अतिव्याप्त इस प्रकार का हो रहा था, उसको भी निदान कहे, यह आपत्ति आ रही थी। तो यह आपत्ति टालने के लिए स्थिति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदान, इस प्रकार की निदान की व्याख्या करनी पड़ी। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि व्याधि जन्म संप्राप्ति व्याधि के ज्ञान का उपाय है, और केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति ऐसा मानते हैं, तो फिर ये नौबत आ जाती है कि केवल व्याधि जन्म होने से व्याधि का ज्ञान होता है। इसमें क्या खासियत है? किसी प्रोडक्ट कोई बन रहा है और उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो साधन सामग्री चाहिए, कारण जो है उसका, उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। कोई ठीक है, उसमें संदेह नहीं है। अब ये प्रोडक्ट बनने लगा है तो हमें समझ में आता है, हाँ
ये बासुंदी बन रही है, ये बाकरवड़ी बन रही है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से उसकी एक गंध आती है, उसका स्वरूप कुछ बदलने लगता है। तो ये पूर्वोपावस्था जैसा है कि ये विशिष्ट पदार्थ बनने वाला है। अब पदार्थ बन गया, पदार्थ निर्माण होने के बाद ये पदार्थ बन गया है, इसलिए उसका ज्ञान हो गया। पदार्थ का बनना यही उसके ज्ञान का कारण है। इस प्रकार के व्याधि का जन्म होना यही व्याधि का काम का कारण नाही त्याच्यापेक्षा एक असं उदाहरण सांगितलं की खूप वारं सुटलं मुलाला गावावरती पण पावसाचे थोडेसे मध्ये तर पिकांचा जो पाऊस स्वरूप त्याला नाही प्राप्त झाला पूर्णपणे ते मध्ये मध्ये हे चालू असतं तर मग पाऊस हा व्याधी जन्म झालाय त्याला कोई भी घटना व्याधि जन्म हो सकती है तसं कि नाही वेग आने पर आता कसं आहे की मागचं जे वातावरण आहे तर तिथपर्यंत पोहोचलेलं आहे पुन्हा जेव्हा व्याधी निर्माण होणार असतो तर हे सगळं चक्र निसर्गामध्ये होईल तेव्हा पाऊस पडेल तसं तेव्हा व्याधी जन्म होईल अगर इस तरीके से होकर व्याधि जन्म नहीं हुआ तो भी दोष वैसे भी स्थिर रहेंगे शरीर में, और जब उनके लिए अनुकूलता प्राप्त होगी तो फिर से रोग निर्माण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। It will be more important to treat Anukta Vyadhi than to treat on dosha dushti basis. Is it right? Then how to design Chikitsa Sutra? More difficult, I would say, to treat Anukta Vyadhi, not important. उक्त व्याधि जो है उसके बारे में सभी जानकारी दी गई है कि निर्माण कैसे होता है, कारण क्या क्या होते हैं, पूर्व रूप क्या होते हैं, रूप क्या होता है, अवस्थाएं क्या होती है। ये सब माहौल अनुक्त व्याधियों के बारे में उतना स्पष्ट रूप से नहीं होता है। हमें चलना पड़ता है, दोषों के आधार पर ही चलना पड़ता है कि किस प्रकार के कारण है, कारण में क्या परिवर्तन आ गया है और किस प्रकार से इस रोग की निर्मिति हो रही है, और फिर उसके लिए चिकित्सा सूत्र क्या बनेंगे, उसकी अवस्थाएं क्या बनेंगी, उसका प्रकार का विशेष क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे बाकरवड़ी का ज्ञान हो गया क्योंकि वो निर्माण हो गई थी, इसलिए उसका मुझे ज्ञान हो गया। ये कहना जैसा है, उसी तरीके से मुझे व्याधि का ज्ञान हो गया क्योंकि व्याधि निर्माण हुआ था, इसलिए व्याधि का ज्ञान हो गया, ये कहना है। अब लोग हंसेंगे कि अरे बाकरवड़ी निर्माण हो गई इसलिए बाकरवड़ी का ज्ञान हो गया। उसके कारणों से ज्ञान हुआ, उसके पूर्व रूप से ज्ञान हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ वो निर्माण हो गई इसलिए उसका ज्ञान हो गया, ये कैसा पक्ष है इसमें पास। लेकिन बाकरवड़ी के बारे में हम बता सकते हैं, हाँ ठीक है कि एक हो गई और इसलिए उसको ये नामा विधान प्राप्त हो गया कि उसके विशिष्ट गुण है, गंध है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से रस है। लेकिन व्याधि के बारे में जब ये चर्चाएं होती है, HIV पॉजिटिव है, एड्स हो गया है, या फिर कैंसर हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसमें एक अहमियत रहती है कि ये विशिष्ट व्याधि निर्माण हुआ है, और ये विशिष्ट व्याधि का निर्माण यही विशेष बात, व्याधि जन्म यही विशेष बात है जो दोषाधिकार से अलग है। व्याध्यधिकार ये अलग इस प्रकार की चीज हो गई। फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में संदेह अभी भी है व्याधि जन्म संप्राप्ति के बारे में। तो कल ये बहस आगे चलती रहेगी, मैं और कुछ उदाहरण देके स्पष्टीकरण करने की कोशिश करूंगा। लेकिन केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति भी महत्वपूर्ण है, ये समझ लेने की कोशिश करो। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चान्वी से पता, ये तो महत्वपूर्ण है ही, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन केवल व्याधि जन्म ये भी महत्वपूर्ण है, ये समझने की कोशिश करो। बाकरवड़ी निर्माण होने से पहले ही खराब हो गई तो हम
उससे बाकरवड़ी नहीं कह सकते, ये अलग चीज है। तो निर्माण नाही पण हुआ, निर्माण होणारा पदार्थ अजून कुठेतरी वेगळाच निर्माण झालेला निघाला. भली भांति बनती है तो भी ये बाकरवड़ी है, ये उसकी खासियत है। और ये चितले की बाकरवड़ी है, उसकी भी एक अलग खासियत है। बाकी दूसरी किसी की बाकरवड़ी है तो उसमें ये खासियत नहीं आएगी। अभी तो उन्होंने पूरा मैकेनाइज कर दिया है बाकरवड़ी का जो मशीन है उसका पूरा, और ये जर्मन टेक्नोलॉजी है। इसमें परिवर्तन ना आए, ये जो टेस्ट है वो वही टेस्ट रहे, इसके लिए उन्होंने जर्मन से मशीन आयात किया है उसके लिए। तो ठीक है, कल इसको आगे लेकर चलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इतहि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः भवति शामः।